नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 99, आर्टिकल 100 और आर्टिकल 101। ठीक है, तो आज मैं आपको ये 3 आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं। शुरुआत सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 99 के साथ से करेंगे। तो आर्टिकल 99 ये कहता है, एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी सदस्य जो कि हमारा संसद के अंदर अपनी सीट, मतलब उसको उसकी जगह है संसद के अंदर, तो वो अपनी सीट को ग्रहण करने से पहले, मतलब अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले उसको प्रेसिडेंट के सामने या फिर प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए हुए किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी, जो कि हमारे तीसरे शेड्यूल के अंदर दे रखी है। इसके बाद में है आर्टिकल 100। तो आर्टिकल 100 का क्लॉज 1 ये कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द क्वेश्चन एट एनी सेटिंग ऑफ ईदर हाउस और ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द हाउसेस shall be determined by a majority of vote of the member present and voting other than the speaker or person acting chairman और speaker। देखो, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई सवाल है या फिर किसी चीज पर फैसला होना है और वो हमारा सभा के अंदर पहुंचा, तो सभा के अंदर उस चीज पे फैसला इस हिसाब से लिया जाएगा कि उसके जो भी फैसले निकल रहे हैं उस पे किस चीज पे ज्यादा वोट पड़े हैं। मतलब ये है कि मान लो कोई एक सवाल है, ठीक, उस सवाल के 3 तरीके निकले। अब इन 3 में से जो बीच वाला तरीका है इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो फिर ये जो बीच वाला तरीका है इसको ही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे सभा में अगर कोई सवाल है या फिर कोई प्रस्ताव है या कोई और चीज है, उसका जो फैसला है वो वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा और उसमें भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगला ये कह रहा है कि द चेयरमैन और स्पीकर, मतलब इसी में है, आगे क्लॉज 2 के क्लॉज 1 के अंदर ही। तो यहाँ ये कह रहा है, द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। मतलब ये है कि जो चेयरमैन है, स्पीकर है या फिर जो भी व्यक्ति है जिसको चुना गया है चेयरमैन और स्पीकर की जगह काम करने के लिए, वो पहले तो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन अगर जो भी वोट दिए जा रहे हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, मतलब वो हमारे बराबर हो जाते हैं, तो जो निर्णायक वोट देने का अधिकार है वो फिर चेयरमैन और स्पीकर के पास में है। ठीक, अब इसका क्लॉज 2 ये कहता है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू नॉट विथस्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप देयर ऑफ एंड एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट शैल बी वैलिड notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceeding। मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं पे प्रोसीडिंग हुई है, मतलब बैठक चली है और उस बैठक में कोई एक ऐसा व्यक्ति शामिल हो गया है जो कि वहां पे शामिल नहीं हो सकता था या फिर जिसके पास में वहां बैठने का अधिकार नहीं था, और वो व्यक्ति उस बैठक में शामिल हो गया है, उसने वहां पे वोट भी दिए हैं और साथ ही में उसने पार्टिसिपेट भी किया है उस मीटिंग में। ठीक, तो अगर कभी ऐसा होता है तो इसका ये नहीं होगा कि जो भी प्रोसीडिंग में जो भी फैसले लिए गए हैं या फिर जो भी चीजें जिन चीज का निर्णय लिया गया है वो सब हमारी अमान्य कर दी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कभी ऐसा होता भी है कि कोई व्यक्ति है जो कि कहीं बैठने योग्य नहीं था या फिर उसको वहां नहीं बैठना चाहिए था और वो किसी बैठक में उसने भाग लिया, उसने उसमें वोट दिया, प्रोसीडिंग में पूरा पार्टिसिपेट किया, तो उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको मान्य ही माना जाएगा। ठीक, अब इसमें जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है, until parliament by law otherwise provide the quorum of the constitute a meeting of either house of parliament shall be 1/10 of the total number of the members of the house। मतलब ये है कि कोई भी हमारी जो मीटिंग है वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक किसी भी हाउस के 1/10 यानी कि 10वें हिस्से जितने बराबर सदस्य वहां पे नहीं मौजूद होते हैं। ठीक, अगर कोई भी सभा है तो वो तभी शुरू की जाएगी अगर वहां पे
जो भी टोटल मेंबर हैं उनके 10वें हिस्से बराबर लोग मौजूद हैं। इसमें अगला क्लॉज यानी कि क्लॉज 4 ये कहता है इफ एट एनी मीटिंग एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ ए हाउस देयर इज नो quorum, it shall be the duty of chairman or speaker or person acting as such either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is quorum। मतलब ये है कि मान लीजिए कभी ऐसी बैठक होती है जहां पर जो 10वां हिस्सा था सदस्यों का वो नहीं आ पाता है किसी कारण से, तो जो चेयरमैन है, जो स्पीकर है या फिर जो व्यक्ति जो कि चेयरमैन और स्पीकर की जगह पे काम कर रहा है उसका ये काम है कि वो या फिर तो जो मीटिंग है उसको एजेंट मतलब कुछ देर के लिए शिफ्ट कर देगा या फिर वो उसको सस्पेंड कर देगा। ठीक, अब इसके बाद में है हमारा आर्टिकल 101। तो आर्टिकल 101 में भी हमारे क्लॉज हैं और इसका पहला क्लॉज ये कहता है नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन shall be made by parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of the both house of his seat in one house or the other। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का सदस्य यानी कि मेंबर नहीं हो सकता है, और इस चीज का जो कानून है वो पार्लियामेंट बनाएगा। और साथ ही में ये भी है कि मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दोनों हाउसेस का मेंबर हो गया है तो उसमें से उसको किसी एक हाउस की सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद में है क्लॉज 2। तो आर्टिकल 101 का क्लॉज 2 ये कहता है नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट एंड इफ अ पर्सन इज चोजन अ मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ अ हाउस ऑफ द legislature of a state, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president, that person's seat in parliament shall be vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of state। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पार्लियामेंट यानी कि संसद के दोनों हाउसेस का मेंबर और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं हमारे स्टेट की उनका मेंबर एक वक्त में नहीं हो सकता है। ठीक है, और मान लो कोई व्यक्ति चुना जाता है जो कि हमारे दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस का मेंबर है और साथ ही में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी मेंबर है, तो उसको उन दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की जो पार्लियामेंट की सीट है उसको वेकेट माना जाएगा, और अगर वो अपनी पार्लियामेंट की सीट को नहीं छोड़ना चाहता है तो उसको लेजिस्लेटिव जो असेंबली की सीट है उसके स्टेट की उससे रिजाइन देना होगा, और इसके ऊपर जो रूल्स हैं वो बनाने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है। अगला है इसमें क्लॉज 3। तो आर्टिकल 101 का क्लॉज 3 ये कहता है इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 102। मतलब ये है कि कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर जो हमारे आर्टिकल 102 के अंदर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हैं उनके अंदर की कोई चीज वो करता है। ठीक, resign his seat by writing under his hand address to the chairman or the speaker as the case may be, and his resignation is accepted by the chairman or the speaker as case may be। और कोई भी व्यक्ति है वो रिजाइन कर सकता है लिखित में, चेयरमैन या फिर स्पीकर को अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे सकता है, और अगर चेयरमैन और स्पीकर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता है। His seat shall be there upon become vacant। तो उसकी जो जगह है उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। अब इसमें हमारे इसके अंदर मतलब क्लॉज 3 के ही अंदर हमारा एक पॉइंट और दिया है, वो है ये प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी रेजिग्नेशन referred to in subclause B if from information received or otherwise and after making such inquiry as he think fit the chairman or the speaker as case may be is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation। इसमें ये कह रहा है कि मान लो कोई इस्तीफा दिया गया किसी सदस्य द्वारा, तो जो स्पीकर है और जो चेयरमैन है वो उस इस्तीफे की छानबीन करेगा, वो ये चीज छानबीन करके उसको ये चीज पता करेगा कि ये जो इस्तीफा दिया गया है
ये वॉलेंटरी यानी स्व इच्छा से दिया गया है या किसी ने उसको जबरदस्ती दिलाया है, ठीक। और ये जेन्युइन है, मतलब खुद उसी सदस्य द्वारा दिया गया है या किसी और ने लिख के दे दिया है। और अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन ये पाता है कि जो रेजिग्नेशन दिया गया है वो वॉलेंटरी नहीं है और जेन्युइन नहीं है, तो वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। अब इसके बाद में हमारा है क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 ये कहता है, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 60 दिन तक जो पार्लियामेंट की कोई भी हमारी बैठक चलती है उसमें बिना किसी परमिशन के उसने आना बंद कर दिया, मतलब वो 60 दिन तक आया नहीं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को बताए, तो उसकी जो सीट है उसको वेकेंट मतलब उसको खाली माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड ऑफ 60 days no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days। इसमें ये कह रहा है कि जब भी ऐसे दिनों की गणना करी जाएगी, मतलब इन 60 दिनों की गणना करी जाएगी, तो इसमें उन दिनों को नहीं गिना जाएगा जब जो हाउस है वो प्रोरोग है और या फिर वो 4 लगातार दिनों से ज्यादा के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब अजर्न कर दिया गया है, ठीक। तो ऐसे दिनों को उन 60 दिनों यानी 60 दिनों में नहीं गिना जाएगा। तो ये तो थे हमारे आज के तीनों आर्टिकल, आर्टिकल 99, आर्टिकल 100 और आर्टिकल 101। अगर आपके मन में इन तीनों आर्टिकल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।